वंदो ज्ञानानंदकर साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुख का जैनी बानी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन ली मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन छी इह विधि मंगल कराते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब। दो मिनट दे रहा हूँ। अपन ने जो पीठिका में पढ़ा था वो आप सभी देख लें। हेलो हेलो। समय सीमित है, केवल 2 ही मिनट हैं। चलिए 5 मिनट और देता हूँ। प्रश्नोत्तर देख लीजिए जितने हो गए हैं फटाफट, बिना आवाज के। प्रश्नोत्तर अपने 34 हो चुके हैं, तो वहां तक देखिए फटाफट। हर रोज का नहीं समझना, आज के लिए केवल। कारण बताओ।
चलिए हो गया। किसी को कोई शंका हो तो आप पूछिए, अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, मानस नहीं, द्रव्य। चलिए, प्रश्न क्रमांक बोलना 22 और 23। अपन ने उपशम के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे दो प्रकार के उपशम पढ़े थे। एक तो उपशांत पढ़ा था और एक उपशम पढ़ा था। उन दोनों में भी अपन ने तब लगभग अंतर देखे थे, आप सभी ने लिखे भी होंगे। ठीक है, फिर जो उपशम पढ़ा था अपन ने, उस उपशम के अंदर भी अपन ने दो भेद पढ़े थे। ठीक है, एक तो प्रशस्त था और एक अप्रशस्त था। इसमें हमने देखा था कि हम अपने पुरुषार्थ से, ठीक है, मतलब अपनी बुद्धि पूर्वक जिसको बिठाएं, जिसका शमन करें, वो तो कहलाता है प्रशस्त। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अपन को फ्री में मिल जाए, मतलब जो फ्री में अपने साथ बैठ जाए, तो वो कहलाता है अपना अप्रशस्त उपशम। बात आ रही समझ में? तो इसी को अपन देखते हैं। अपन ने बिठाया किसको था? तो अपन ने अधःकरण, कौन से परिणाम? अधःकरण परिणामों के द्वारा दर्शन मोहिनी। ठीक है, केवल इसको अपन ने बिठाया था अधःकरण परिणामों के द्वारा, मतलब मेहनत अपन ने यहाँ पे की थी। ठीक है, इस मेहनत के कारण ये चीज दब गई, पर इसके साथ ही एक्स्ट्रा में क्या हुआ, फ्री में क्या मिला? ये जो अनंतानुबंधी यहाँ पर थी, ठीक है, ये अनंतानुबंधी भी अपने आप बैठ गई। तो इसका जो कहलाएगा, जिसमें हमने मेहनत की थी वो प्रशस्त, और जो अपने आप फ्री में हो गया वो अप्रशस्त। बात आ गई समझ? मेन उसमें यही है। ठीक है, इसके अपन ने अलग अलग नाम पढ़े थे। एक सदवस्था रूप उपशम अप्रशस्त का पढ़ा था, और अप्रशस्त का पढ़ा था अंतःकरण। अंतःकरण नहीं, अंतरकरण। अपन ने देखा ना, अंतरकरण मतलब उसमें भेद डाल देना, भेद नीति जैसे अंग्रेजों ने अपनाई थी, वैसे ही हम इसमें भेद डाल देंगे। आधा अभी ले लेंगे और आधा बाद में, बीच का एरिया वो खाली कर देंगे। तो अपन ने इसको क्लास के उदाहरण के माध्यम से समझा था। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई क्या ये चीज थोड़ा टेढ़ा बैठ जाओ, ऐसे टेढ़े आ जाओ। लेफ्ट हैंड वाले नहीं कर तो देखो, प्रशस्त में अधःकरण रूप हमने पुरुषार्थ किया, और इस पुरुषार्थ से दर्शन मोहिनी बैठ गई। मतलब यहाँ पे हमने मेहनत की, तो जहां पे मेहनत करेंगे वो प्रशस्त कहलाएगा, पर हमने अनंतानुबंधी के लिए मेहनत नहीं की थी, ये तो साथ में काम हो गया। ठीक है, तो वैसे ही है जैसे अपन अभी पूछना फाइनल वाले आए पिछले साल के, वो मेहनत तो किस लिए करते हैं? अपनी टीसी निकलवाने के लिए। अब तुक्का लगा ले तो सब साथ वाले की भी निकल जाती है। ठीक है, आए नहीं है, तो वैसे ही है, मेहनत तो उन्होंने अपने लिए की, अपनी टीसी के लिए, पर साथ में दोस्त की भी निकल गई अपने आप। तो वैसा यहाँ पर अंतर आपको समझना चाहिए। चलिए आगे देखें अपन, और किसी को जैसे एक शब्द में कहना चाहे प्रशस्त और अप्रशस्त, समझने अधःकरण आदि परिणामों के द्वारा जिसका उपशम होता है वो प्रशस्त उपशम है, और जो इसके साथ साथ सहज में हो जाए वो हाँ, उसके साथ ही फ्री में हो जाएगी। ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हो जाए और ये ना हो, ऐसा भी नहीं है, दोनों ही कंपलसरी होगी, पर मेहनत इसके लिए करेंगे अपन, और साथ में ये अपने आप हो जाएगी। हाँ, ऐसा एक एक करके हाँ वो कर्मों के बारे में। हाँ, जैसे बोलते कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, तो जब क्षय होता है कर्मों का, तो उसमें कर्मों का नाश हो जाता है, तो नहीं क्या? हाँ चलिए, अच्छा प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो सहज सामान्य वो अभी आके चर्चा आती रहेगी बीच बीच में। ठीक है ना, जाते समय अच्छा, वो मैंने देख लिया था, अभी बता देता हूँ, है ना क्या? हाँ, कर्म पुद्गल अपन ने पहले पढ़ा था ना, कर्मण वर्गणा, और कर्मण वर्गणा कैसी है? पुद्गल। एक और पूछ सकती है भाई साहब? हाँ, वो श्रेणी का ना नहीं, और एक और समय माना यदि वैसा होगा मेरा करके ख्याल में नहीं है अभी, प्रश्न ख्याल में नहीं है अभी, बात बता दो। अब देखो, अपन को श्रेणी का प्रकरण जो था अपना बीच में आधा रह गया था, उसको पूरा करते हैं, पहले का निवेदन भी हो जाएगा और अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, सबसे पहले हमने श्रेणी देखा था कि श्रेणी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, श्रेणी सामान्य हमने पढ़ा था कि एक टाइप की सीढ़ियां हैं, ठीक है, जिनके ऊपर चढ़ना ही चढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष जाना है तो नियम से आपको
श्रेणी चढ़ना पड़ेगा। अभी पेपर हुआ था ना, उसमें मैंने प्रश्न पूछा था किन किन गुण स्थानों में जाना अनिवार्य है, कोई बता सकता है? अनुमान लगा के श्रेणी में मोक्ष जाने के लिए किन किन गुण स्थानों में जाना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, हाँ मतलब अनिवार्य है। कपिल 11 वर्षों के सभी में जाना पड़ेगा। मैं 7 में से मुक्तेश पहले से सीधा 5वां होता है बच्चा, उससे 5 से 6वां, 5 से 7वां, बोलो बोलो 7वां 8वां 9वां 10वां 12वां। क्या नाम है? आशीष अविरल 7वें से श्रेणी प्रारंभ, द्रव्य 8वें से होती है पंचम सप्तम हर्षिल चौथा, 5वां, 7वां, एकाग्र पहले से 5वां फिर 7वां, एक बार 8 9 10। अरे यार बस हो जाएगा। अरे पहले में तो है ही, तो पहला होना तो है ही, 14 कंपल्सरी नहीं। आपने जाना पड़ेगा बोला ना। मतलब वो सारे मतलब मोक्ष जाने के लिए इन गुण स्थानों में तो होना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो देखो पहला, चौथा जरूरी नहीं है। तो किसी ने मुनि दीक्षा ले रखी है बाहर में और सीधा 7वें में जाए, तो पहले से 7वें में, 7वें से 8वें में, 9वें में, 10वें में, फिर 12वें में, 13वें में और 14वें में, इन गुण स्थानों में जाना कंपल्सरी है। अब देखो ये रटने वाली बातें नहीं है, अगर आप रटने जाओगे तो भूल जाओगे, इनको समझो आप तो अपने आप याद। अरे चलो यार, विषय से विषयांतर में प्रश्न नहीं पूछा करो, है ना, विषय वाले प्रश्न पूछा। देखो श्रेणी देखो, श्रेणी अपन ने देखा था कि एक सीढ़ी टाइप की है कि उस सीढ़ी को अपन श्रेणी कहते हैं। अब वो कितनी है, उसमें तो 4-4 सीढ़ियां लगी हुई है। पहली है यहाँ पर 8वीं, 9वीं, 10वीं और यहाँ पे या तो 11वीं है या तो 12वीं। और ये चढ़ते कहाँ से हैं, तो 7वें से चढ़ते हैं। 7वें में भी अपन ने देखा था कि 7वें के 2 भाग हैं, ठीक है, एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। पहले भाग को अपन कहते हैं स्वस्थान, ठीक है, और दूसरे को अपन कहते हैं सातिशय। ये 2 प्रकार के अपन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो स्वस्थान है और सातिशय है, तो स्वस्थान मतलब अपना ही स्थान, अपने स्थान पे बार बार आते रहते जाते रहते हैं, और सातिशय में कुछ नया होता है। तो अपन को कुछ नया करना है, तो नया क्या करना है, अपन को नई श्रेणी चढ़ना है। तो श्रेणी चढ़ने के लिए सातिशय से अपन को ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अब यही प्रश्न मैंने कल वाले पेपर में डाला था। क्या प्रश्न डाला था कि यदि हमें द्वितीयोपशम सम्यक्त हुआ है तो द्वितीयोपशम सम्यक्त कहाँ पर होता है और किसके लिए होता है ना। तो 7वें के सातिशय अप्रमत्त भाग में होता है, सॉरी सातिशय अप्रमत्त भाग में होता है और श्रेणी चढ़ने के लिए होता है। और किसके बाद होता है, बहुत बढ़िया, छायाक्षमिक सम्यक्त के बाद होता है। तो ये आपने रटा है, नहीं रटा ना, समझ में आ गया। तो ऐसे ही अपन को समझना है सब कुछ। तो ये देखिए सातिशय हो गया, सातिशय से अपन ऊपर बढ़े। अब फिर अपन ने इसके बाद एक सम्यक्त का क्रम देखा था कि कौन से सम्यक्त के बाद कौन सा सम्यक्त होता है। तो अपन पहले वो देख लेते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन ने सम्यक्त देखा था कि अपना होता है औपशमिक सम्यक्त, ठीक है। औपशमिक सम्यक्त हुआ, ये सम्यक्त कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए चौथे में भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट 5वें में भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट 7वें में भी हो सकता है। बात आ रही समझ, मतलब चौथे में, 5वें में, 7वें में, तीनों में संभावनाएं है औपशमिक सम्यक्त की। और इसके बाद इसके या तो 2 स्टेप बनेंगे, या तो ऊपर जो आएगा से मिथ्यात्व में जा सकता है, या तो नीचे आएगा तो छायोपशमिक सम्यक्त होगा। नहीं अभी कहाँ से द्वितीयोपशम में पहुंच गए, वो तो अभी बहुत बाद में है, अभी आएगा। तो क्या हो गया, छायोपशमिक सम्यक्त हो गया। अब छायोपशमिक सम्यक्त भी कोई से भी गुण स्थान में हो सकता है, मतलब चौथे में, 5वें में, या तो 7वें में। बात आ रही है इतनी समझ में आपको। अब यहाँ पे 6वां इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसकी प्राप्ति 7वें में होगी, फिर बाद में वो 6वें में जाएगा, भले ही उसकी सत्ता वहां पे भी रहेगी पर समझ लेना। तो ये छायोपशमिक सम्यक्त हो गया। अब छायोपशमिक सम्यक्त में भी अपन ने देखा था कि छायोपशमिक सम्यक्त प्रकृति के कारण नहीं होता, ठीक है ना। छायोपशमिक सम्यक्त में सम्यक प्रकृति दोष लगाती है। तो ऐसा प्रश्न आपको कभी पूछा जा सकता है कि भैया सम्यक्त प्रकृति क्या करती है या उसका क्या काम है। हाँ, सम्यक्त में दोष लगाना, ये नहीं कहना कि छायोपशमिक सम्यक्त कराती है, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक्त वह आत्मा का गुण
और कर्म आत्मा का गुण नहीं बनेगा या गुण को नहीं बढ़ाएगा, वो गुण को ढकेगा या तो नष्ट करेगा। तो वैसे ही जो सम्यक प्रकृति है, कौन सी सम्यक प्रकृति है, वो सम्यक प्रकृति इसका नाश करती है, मतलब इसमें दोष उत्पन्न करती है। तो ऐसे दोष वाले सम्यक को अपन कहते हैं छायाक्षमिक सम्यक। अब इस छायाक्षमिक सम्यक में दोष था, ठीक है। अब अपन दोष को लेते हुए पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब है जो इसमें दोष था उस दोष को अपन को नाश करना पड़ेगा, ठीक है। दोष को नाश करना पड़ेगा मतलब छायाक्षमिक सम्यक से रहित होना पड़ेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम दोबारा से औपशमिक सम्यक करें, ठीक है, या तो दोबारा से औपशमिक सम्यक करें, या तो हम स्थायिक करें, क्योंकि ये भी पूर्ण शुद्ध है, ये भी पूर्ण शुद्ध है। अब देखना, बात समझना, यहाँ पे अपन ने पहली बार औपशमिक किया था, यहाँ पे दूसरी बार करेंगे, तो इस वाले को अपन कह देंगे प्रथम, ठीक है, प्रथमोपशम। और ये दूसरी बार कर रहे हैं तो इसी को अपन कह देंगे द्वितीयोपशम। बात आगे समझ में, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में अंतर क्या है। तो देखिए इसी के साथ आपको ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में अंतर क्या है। तो आपको ये बताना है कि प्रथमोपशम मिथ्यात्व के बाद होता है, ठीक है, द्वितीयोपशम छायाक्षमिक सम्यक के बाद होता है। प्रथमोपशम चौथे, पांचवें, सातवें गुण स्थान में हो सकता है, और द्वितीयोपशम सातवें गुण स्थान के सातिशय अप्रमत्त भाग में होगा, है ना, बताइए। तो और प्रथमोपशम के साथ हम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, ठीक है, द्वितीयोपशम के साथ हम श्रेणी चढ़ सकते हैं। प्रथमोपशम से सातवें में जाते हैं, हाँ, सातवें में तो जा सकते हैं, पर प्रथमोपशम से श्रेणी नहीं चढ़ सकते, और ये केवल यहाँ पे सातवें में ही प्रकट होगा, ठीक है। वो कहीं पे भी हो सकता है, उसमें ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये सातिशय वाले में ही प्रकट होगा। बात आ रही है समझ में। और इसको प्रकट कर लिया तो नियम से अपन श्रेणी चढ़ेंगे, भले वो कोई सी भी हो, सॉरी कोई सी भी नहीं, औपशमिक श्रेणी, ठीक है। तो ये वो अभी बताता हूँ, है ना, इतना अभी समझ में आया। वो अगला पॉइंट है प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तभी सभी को समझ में आ गया। तीन अंतर तो मैंने अभी यहाँ पे बता दिए, और ये अपन ने साथ में स्वरूप पढ़ा है, इसलिए सहज में हो गए। दोबारा से देख लीजिए, देखिए जो प्रथमोपशम है वो मिथ्यात्व के बाद होता है, और द्वितीयोपशम ये छायाक्षमिक सम्यक के बाद होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि औपशमिक सम्यक, ये देखा प्रथमोपशम सम्यक चौथे, पांचवें, सातवें इनमें से किसी भी गुण स्थान में प्रकट हो सकता है, पर द्वितीयोपशम सम्यक सातवें के सातिशय अप्रमत्त भाग में ही प्रकट होगा। बता रही समझ, दो हो गए। और प्रथमोपशम ये श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इस सम्यक के साथ अपन श्रेणी नहीं चढ़ सकते, पर इसके साथ नियम से श्रेणी चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। बात आ रही समझ में। तीन पॉइंट हो गए। अब ये अपन आगे और पढ़ेंगे तो बीच में कर्म प्रकृतियों की बात आएगी, तो उससे भी अपन को थोड़ा बहुत और स्पष्ट होगा। देखिए आगे, अब अपने पास यहाँ तक पहुंच गए हैं ये द्वितीयोपशम सम्यक और छायाक्षमिक, ये दोनों सम्यक एकदम पूरे शुद्ध है। बस अंतर कितना है, इसमें तो चीजें दबी हुई है और इसमें चीजें नष्ट हो गई, मतलब उनका क्षय हो गया। किन चीजों का, तो जो मैंने 7 प्रकृतियां आपको बताई थी पहले, है ना, उनके साथ और भी रहती है, पर मेन ये 7 है। तो 7 कौन कौन सी है? दर्शन मोहिनी की 3, एक तो मिथ्यात्व हो गई, सम्यक हो गई, और एक निश्चय, 3 ये हो गई है, और 4 अलंकार बनने की हो गई। ये तो ये मिला के अपनी 7 प्रकृति हो गई। या तो इन 7 प्रकृतियों को अपन उपशम करेंगे या दबाएंगे, या तो इन 7 प्रकृतियों को अपन क्षय कर देंगे। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए प्रश्न एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। प्रश्न इनका यह है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रथमोपशम सम्यक तो चौथे, पांचवें, सातवें में हो सकता है, और द्वितीयोपशम सम्यक तो 7वें में ही होता है। मान लीजिए कि कोई मिथ्या दृष्टि है, उसने बाह्य में तो दिगंबर दीक्षा धारण कर रखी है, पर अंदर से पहला गुण स्थान है। अब उसने सम्यक प्राप्त किया या इतना पुरुषार्थ किया कि एक साथ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया, तो सीधा मिथ्यात्व से 7वें गुण स्थान में आ जाएगा। तो 7वें गुण स्थान में उसने प्रथमोपशम सम्यक धारण किया है, तो अब वो द्वितीयोपशम सम्यक धारण करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो सीधा कर लेगा कि कैसे करेगा? प्रश्न आ गया समझ में? तो देखिए, दो
ये 7वें में जैसे इसने प्रथमोपशम धारण किया है, तो उसी 7वें में ये जीव अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, तो अंतर्मुहूर्त तक ये प्रथमोपशम सम्यक्त रहेगा। और असंख्यात बार ये 6वें 7वें गुण स्थान में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसमें ही ये प्रथमोपशम चेंज होके छायाक्षमिक हो जाएगा। हाँ, ये चेंज होकर छायाक्षमिक हो जाएगा। अब छायाक्षमिक हो गया, तो अब छायाक्षमिक के बाद जब 7 वाला भाग आएगा तो उस भाग में ये द्वितीय नियम नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही, मतलब कैसा, मतलब 7वें से मिथ्यात्व में जा सकता वापस। हाँ मतलब एक संभावना बता रहा हूँ, मतलब अगर ऐसी संभावना हुई तो एक ये संभावना बन सकती है भाई साहब, यदि छाया समय सम्यक तो 6वें या 7वें गुण स्थान वाला होगा, तभी द्वितीय सम होगा, चौथे वाले में तो दोबारा से आराम से। अगर छाया समय सम्यक चौथे गुण स्थान वाला होता है तो मिथ्यात्व होगा। उसके बाद छायाक्षमिक सम्यक्त यदि चौथे गुण स्थान वाला है तो नियम से मिथ्यात्व होगा। नहीं जरूरी नहीं। आपने दूसरी क्लास में ऐसा बताया नहीं देखा है? अरे यार नहीं बताया, वो कोई परिस्थिति विशेष होगी उसमें बताया होगा। वो ऐसा बताया था मैंने कि यदि 66 सागर का काल है और 66 सागर के बाद दोबारा से 66 सागर करता है, तो बीच का जो अंतर्मुहूर्त काल है वो भी मिथ्यात्व में नहीं, वो भी तीसरे गुण स्थान में जाता है, ये बताया। मतलब छाया समय सम्यक में अगर चौथे से 7वें में आ गया छाया समय सम्यक वाला तो फिर दो रास्ते हैं। हाँ वैसे ऊपर तो यहाँ पे छाया का रास्ता भी रहता है ना, ठीक है, पर ये द्वितीयोपशम का रास्ता केवल यहाँ पे खुलता है। यहाँ तक अपन ने पिछली क्लास में देखा है ना। अब इसके बाद अपन को देखना है अब छाया कौन है, क्या हो गया अभी वो आगे बढ़ते हैं ना तो देखते हैं पीछे भी हो जाएगा। क्या पूछ रहे हो? औपशमिक और क्षमिक कोई भी बात नहीं है, अपन बढ़ते हैं तो पूरा विषय क्लियर होना चाहिए। ठीक है, औपशमिक में पूरे कर्म बैठ जाते हैं, एक भी खड़ा नहीं रहता, ठीक है, और छायाक्षमिक में थोड़ा सा दोष खड़ा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा दोष उत्पन्न हो जाता है, बस यही अंतर है। और थोड़ा सा दोष क्या है तो चलमल अघाड़ दोष है, जो समस्त प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। आगे बात समझो। क्या हाँ, चलमल अघाड़ दोष केवल क्या करते हैं। चलिए देखिए सातवें गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त रहता है। यथा योग्य वहां पे शब्द लगा लेना। मैं उस 7वें गुण स्थान का जितना अंतर्मुहूर्त काल है उतना अंतर्मुहूर्त काल रहेगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक है, इसलिए यथा योग्य बोल दिया। चलो अब पहले अपन आगे देख ले, फिर मैं प्रश्न करते हैं, यानी आगे नहीं बढ़ते। 5 4 5 7 ठीक है। अब चलिए देखिए आगे, इतना अपन ने पिछली क्लास में भी देख लिया था, अपन को आगे बढ़ना है। तो अब अपन छायिक की ओर बढ़ते हैं। ये छायिक सम्यक्त कहाँ पे होता है? देखिए यदि कोई जीव पुरुषार्थी है, उसने चौथे गुण स्थान में औपशमिक किया, चौथे गुण स्थान में छायिक किया और चौथे में ही वो छायिक भी कर सकता है। मान लीजिए चौथे में नहीं तो वो छायिक 5वें में भी कर सकता है, मान लीजिए 5वें में नहीं तो वो 7वें में भी कर सकता है। तो ये गुण स्थान मैंने प्रगटता की अपेक्षा लिखे, ठीक है, वरना छायिक तो 6वें में भी बना रहेगा, 8वें 9वें 10वें में भी हो सकता है, पर ये जो गुण स्थान है ये मैंने प्रगटता की अपेक्षा लिखा, ठीक है। पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व, ठीक है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व इन गुण स्थानों में प्रकट होगा और इन्हीं में रहेगा, इनके अलावा वो 8वें 9वें 10वें में नहीं रहेगा। बात आ रही कौन? अगर 8वें 9वें 10वें में जो रहेगा उसको नाम देंगे अपन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ऐसे ही छायाक्षमिक सम्यक्त्व भी चौथे 5वें 7वें में उत्पन्न होगा और रहेगा भी चौथे 5वें 7वें 6वें में, ठीक है। आगे बात समझ क्या? हाँ, क्योंकि उत्पन्न तो 7वें गुण स्थान है ना, वो तो गिरने का स्थान है, इसलिए वहां पे सत्ता है केवल उनकी। हाँ, द्वितीयोपशम जो सम्यक्त्व है, अच्छा प्रश्न है, बताई देता हूँ। देखिए द्वितीयोपशम जो सम्यक्त्व है यहाँ से प्रकट हो गया, अब वो यहाँ से ये श्रेणी चढ़ेगा ऊपर, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त से ही चढ़ रहा है, तो उसने अभी कर्म को दबाया है, क्षय नहीं किया, तो ये द्वितीयोपशम सम्यक्त वाला जो श्रेणी चढ़ेगा उसकी श्रेणी कहलाएगी उपशम श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी कहलाएगी? उपशम श्रेणी। अब उपशम श्रेणी के कौन से गुण स्थान है? तो 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां। बात आ रही है सभी समझ को? तो देखिए
औपशमिक सम्यक में द्वितीयोपशम सम्यक में उपशम करेगा सभी का और इसका गुणस्थान होगा 8वां 9वां 10वां और 11वां। अच्छा, मैं दोबारा से प्रश्न पूछता हूँ, हाथ खड़ा करना अकेला, कि द्वितीयोपशम सम्यक की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? अभी भी सबकी नहीं उत्तर है। महावीर नहीं आए क्या? अच्छा, महावीर बोलो। महावीर कौन है? हाँ तो आप बताओ ना। साथी से कौन सा गुण स्थान है? सातवां पूरा। ध्यान से सोच के बताओ, सातवां है कि सातवें से 12वां है कि सातवां पूरा है, क्या है वो साथी से? हाँ बहुत बढ़िया। तो उसमें कौन सा है साथी से? हाँ पता है आपको, बोलो ना। हाँ बहुत बढ़िया ना। सातवें भी यहाँ पे लिख तो रखा है, पहला और दूसरा, मतलब अलग से भाग नहीं है, पर ये इसको समझना जो आगे बढ़ने के लिए किया जाए वो दूसरा वाला भाग है, तो दूसरे भाग को अपन सातिशी कहते हैं। वहां पे इसकी उत्पत्ति होती है, मतलब द्वितीयोपशम की सत्ता। ऐसा पूछा जाए कि द्वितीयोपशम की सत्ता कौन कौन से गुण स्थान में रहती है, तो 7वां 8वां 9वां 10वां क्या है, बता रही है समझ? ये विषय मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं आपको, पर विषय एक बार अपन सुन लेते हैं तो उस एंगल से अपन सोचने लग जाते हैं, ठीक है? तो ये बात तो वैसे गर्मित हो जाती, पर अलग से अपन को ख्याल में आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सचिन आ रहा ख्याल में? अब देखो अपन छाइक के ऊपर बढ़ते हैं, तो छाइक 5 चौथे 5वें 7वें में प्रकट हो सकता है, पर सत्ता की अपेक्षा चौथे से लेके आखिरी तक वो रहेगा ही रहेगा। भाई साहब एक छाइक सम्यक वाला नियम है छाइक श्रेणी चढ़ी, बताता हूँ, ठीक है? अभी देखो द्वितीयोपशम में अपन ने उपशम श्रेणी चढ़ी थी और हमने देखा गया था श्रेणी होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सी? एक तो उपशम श्रेणी होती है और दूसरी छपक श्रेणी होती है। तो वैसे ही ये जो छाइक वाला जीव है, ठीक है, ये जो छाइक वाला जीव है इसने 7 प्रकृतियों का तो 6 कर दिया, 7 प्रकृतियों का 6 कर दिया, पर जब अपन ने इनकी परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने 21 चारित्र मोहनी प्रकृतियों के नाम पढ़े थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो उसमें अपन ने अनंतानुबंधी को भी छोड़ दिया था, तो इन 7 में अनंतानुबंधी आ गई, बात आ रही है सभी को समझ में? तो हमने अनंतानुबंधी को छोड़ ही दिया है। अब बाकियों का अपन को कैसे लेना है वो देखिए, एक बार दोबारा से और समझा देता हूँ विषय, मुझे पता समझ में नहीं आया। देखिए ये 7 है, 7 में कौन कौन सी, एक बार दोबारा से यहाँ पर देखिए। 7वें में है 3 दर्शन मोहिनी की, ठीक है, और है 4 अनंतानुबंधी, इन दोनों ये मिला के हो गई 7। अच्छा, चारित्र मोहिनी के टोटल भेद कितने हैं? 25। हाँ बहुत बढ़िया, चारित्र मोहिनी के हैं 25 और दर्शन मोहिनी के 3 हैं, और मैं बोलूं मोहिनी के 28। दोबारा से पढ़ना है क्या? हाँ 28, तो 3 और 25 28 हो गए। अब इसमें से ये 3 की 3 तो अपन ने नाश कर दी छाइक में, और 25 में से 4 हमने पहले ही नाश कर दी छाइक में। अब अपने पास शेष कितनी रही? देखो ये तो रही नहीं, ठीक है, और इस 25 में से भी 4 तो यहाँ पे चली गई, तो बची कितनी? अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने 21 प्रकृतियां ही क्यों लिया? नहीं है भाई साहब, एक चीज दोबारा से बता देता हूँ। नहीं आया तो नहीं, एक चीज हाँ 7 में गुण स्थान में आता है, तो मतलब अनंतानुबंधी प्रत्येक अनाप्रत्येक तीन ही का नाश होता है यदि छाइक से आया। हाँ तो फिर इसमें 8 और क्यों नहीं? चलिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 में मूल छाइक सम्यक दर्शन में हमने ये नहीं बोला कि वो 7 ही का लिया है, हमने अनंतानुबंधी ही यहाँ पे लिए 6 में, बात आ रही है समझ में? हमने प्रत्याख्यान का 6 नहीं बोला, यहाँ पर हमने अप्रत्याख्यान का यहाँ पे 6 नहीं बोला। जब भी छाइक सम्यक तो होगा तो छाइक सम्यक में 7 ही प्रकृतियों का 6 होगा, या तो 7 का उपशम होगा, भले ही 7वें गुण स्थान में वो है, और उसके वर्तमान में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भी नहीं है, पर उनका 6 नहीं हुआ, बात आई समझ में? भले छाइक सम्यक तो है, हाँ अपन उनका उपशम कह सकते हैं, बात आ रही है समझ में? दोबारा से बोलता हूँ एक बार, इनका प्रश्न बहुत अच्छा है, दोबारा सुनिए सभी। देखिए मान लीजिए कोई मुनिराज है 7वें गुण स्थान में, ठीक है, अब मुनिराज को कितनी प्रकृतियों का नाश हुआ है?
कितनी कषाय चौकड़ी का नाश हुआ है? 3 कषाय चौकड़ी का नाश हुआ है। अब 3 कषाय में कौन कौन सी है? 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्यक्षायन और 4 संयोजन। तो ये तो हो गई 12। बात आ रही समझ में? और मुनिराज अपने कौन से हैं? छाई समय दृष्टि है। मुनिराज अपने हैं छाई समय दृष्टि। तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि जो मुनिराज छाई समय दृष्टि है उनके 12 के 12 का 6 हो। प्रश्न आया समझ में? ठीक है, ये मेरा प्रश्न, ये उनका प्रश्न नहीं है, उनका उत्तर भी मैं बताता हूँ। तो ये जो यहाँ पे छाइक है, तो छाइक की शर्त है कि वो केवल 7 प्रकृतियों में ही 6 करेगा, बाकियों का लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकियों का लेना देना नहीं है 6 से। अगर भले ही मुनिराज है वो छाइक समय दृष्टि है और वर्तमान में उनको 12 कषायों का उपशम है या उनके वर्तमान में प्रकट नहीं है, पर उसमें से भी जो छाइक समय तो वो ये कहेगा कि मैंने तो केवल 7 प्रकृतियों का नाश किया है। जैसे एग्जांपल दूं कि मान लीजिए कि अभी यहाँ से जिन कुमार जी आ गए हैं, ठीक है, अब उनको सबको प्रवचन में भेजना है, वैसे सब पहुंच जाते हैं समय पर, फिर भी प्रवचन में भेजना है, तो उन्होंने सबको एक अलग अलग नहीं कहा कि भैया आप जाओ आप जाओ आप जाओ आप जाओ, उन्होंने कहा प्रवचन में पहुंचिए। और भले एक जने से कहा तो उन्होंने किससे बोला? एक से, पर पहुंचे कितने? सभी। तो भले ही हम यहाँ पे कहेंगे मुनिराज ने तो या छाइक समय ने तो केवल 7 प्रकृतियों का उपशम किया है, पर वो मुनि अवस्था थी ना, तो इसलिए उनके साथ वो बाकी की 5 प्रकृतियों का और उपशम हो गया है, पर 6 नहीं कहा अभी मैंने, है ना, क्योंकि 6 तो अभी अपन आगे देखेंगे जब श्रेणी चढ़ेगी। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? एक बार और सोचना इसके बारे में तो थोड़ा और क्लियर। मतलब अनंतानुबंधी का पूरा क्षय हो जाता है और अप्रत्यक्षायन और प्रत्यक्षायन का उपशम। हाँ, इस समय ये 5 और 6 क्या बताया आपने? किसमें? मतलब 5 का 6 हो जाता है, तो 5 और 6 कहाँ बताया? 6 का नहीं होता, आप नहीं होता 6 का उपशम। 6 कहाँ से आ गई? आप क्षय बोल रहे हो कि 6 बोल रहे हो? ऐसा बोलो ना। चलो देखो, बात आ रही है समझ में? ठीक है, थोड़ा आप नोट कर लो इसको, एक बार गहराई से विचार करना तो क्लियर। चलो एक बार दोबारा से यहाँ से समझा दूं कि वो 28 प्रकृतियां रहती हैं, 6 में 6 करेगा, 7 काटेगा। देखो प्रश्न मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमने छाइक समय में तो 7 प्रकृतियों का क्षय किया है, ठीक है। अब वो 7 कौन कौन सी हैं? तो 3 दर्शन मोहिनी की हैं और 4 अनंतानुबंधी की। ये कहाँ पर किया? तो ये जो छाइक समय है ना, इस समय में हमने ये काम किया है। अब भले ही ये वाला समय चौथे गुण स्थान में हो तब भी वो यही काम करेगा, ये समय 5वें गुण स्थान में हो तभी भी यही काम करेगा, भले ये समय 7वें गुण स्थान में हो तब भी ये काम करेगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि यदि छाइक समय ने चौथे में भी 7 प्रकृतियों का नाश किया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि उसने 5वें में भी 7 प्रकृतियों का नाश किया है, तो जो 7 में एक्स्ट्रा में जो 4 प्रकृतियां गई हैं वो कहां पर गई? ऐसे ही जो 7वें गुण स्थान में छाइक ने तो 7 प्रकृतियों का नाश कर दिया, पर जो और बाकी की 4 और 4 मतलब प्रत्यक्षायन और अप्रत्यक्षायन का नाश हुआ है, उनका क्या हुआ? तो उनका नाश, पहली बात तो यह है कि उनका नाश छाइक समय में नहीं किया, ठीक है। छाइक समय में तो इन 4 का नाश किया है, सॉरी 7 का नाश किया। हाँ, अब बाकियों का क्या होगा? तो बाकी का कह रहे हैं जब अपन श्रेणी चढ़ेंगे ना तब उनका नाश करना अपन प्रारंभ करेंगे। हाँ, विद्यमान रहती है, सत्ता में रहती है, भले उनका उपशम हो जाए। क्या दोबारा से उदय नहीं रहता, उपशम रहता है। तो अभाव, वही तो बोल रहा हूँ, सदावस्था उपशम को भी अभाव कहते हैं, उनको भी अभी अपन पढ़ेंगे आगे परिभाषा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब आ जाएगा विषय। हाँ, उदय में नहीं आना अभाव। चलिए अब देखिए विषय पे आ जाओ, विषय से विषय अब बात में। हाँ देखिए विषय
छाई में देखे अपन यहाँ से छाई में अपन देख रहे थे, यहाँ से अपन 2 श्रेणी चढ़ सकते हैं। कौन कौन सी है? या तो एक तो उपशम श्रेणी है और दूसरी है छपक श्रेणी। देखिए दोनों ही श्रेणी चढ़ सकते हैं। अब ये भेद कैसे हुए ये और समझना कि यहाँ पर उपशम में हम कितनी कषायों को उपशम करेंगे? 21 कषायों का। यहाँ पर भी यदि हमने उपशम किया है तो कितनी कषायों को उपशम करेंगे? 21 कषायों का। और यदि हम यहाँ पे छपक श्रेणी में कषायों को 6 करेंगे तो कितनी कषायों का? अरे 21 कषायों, क्योंकि अब ये श्रेणी चढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब जो बाकी 7 थी उनका तो छाई ने पहले ही कर दिया 6। अब बात समझ में आई ना वहां पे क्या बोल रहा था? तो जो बाकी की है उनका क्या होगा? तो अब जो इन्होंने यहाँ पे श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करेंगे ना उसमें वो काम होगा। अगर उपशम श्रेणी चढ़ेंगे तो 21 की 21 दबती जाएंगी, और अगर छपक श्रेणी चढ़ेंगे तो 21 की 21 नष्ट होती जाएगी, मतलब इकट्ठी नहीं होती है, उसमें भी क्रमशः है। अपन जब आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, उपशम और छपक हो गई। अब ये अपन प्रारंभ कहाँ से करेंगे? इसका प्रारंभ भी जो 7वें का दूसरा भाग है ना, 7 से अप्रमत्त, वहां से प्रारंभ होगा 8वें, 9वें, 10वें और 12वें, 11वां नहीं। ठीक है, यदि छाई समय उपशम श्रेणी से चल रहा है तो उसके गुण स्थान होंगे 8वां, 9वां, 10वां और 11वां यदि उपशम कर रहा है। और यदि वो 6 कर रहा है छाई समय दृष्टि वाला तो उसके गुण स्थान होंगे 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। बात आ गई समझ में? एक बार पूरा दोबारा से बता दे रहा हूँ, अपन ने इसके बारे में कितना पढ़ा है दोबारा से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है प्रथमोपशम सम्यक्त्व, उसके बाद है छायोपशम सम्यक्त्व, उसके बाद इसमें दोष उत्पन्न हुए, पर दोष के साथ अपन श्रेणी नहीं कर सकते, इसलिए अपन को पूरी निर्मलता चाहिए। तो पूरी निर्मलता के लिए अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपन द्वितीयोपशम सम्यक्त्व करें या तो छायक सम्यक्त्व करें। यदि हमने द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किया तो हम श्रेणी चढ़ेंगे उपशम, नियम से उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। और कौन कौन सी? 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां और 11वां, इन 4 गुणस्थान में बन जाएंगे। और 11वें में गए तो 11वें के बाद रिवर्स होते हुए वापस आएंगे। बात आ रही समझ में? अब दूसरा, यदि हमने उपशम नहीं किया, कुछ ज्यादा ही गुरु पुरुषार्थ किया और 7 प्रकृतियों को नाश कर दिया, 6 कर दिया, अर्थात 6 समय प्रकट कर दिया, तो उसके अंदर भी अब ऑप्शन है कि भैया हमारे अंदर ताकत थी बस 7 को मारने की, बाकी के अभी 21 खड़े, उनको हम मार नहीं सकते हैं, उनको दबा ही सकते हैं, तो वो उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा। पर भाई हमने ताकत बहुत है, हमने वाले 7 को लिटा दिया और 21 को लिटा सकते हैं, आज कितनों को आना है, तो ये छपक श्रेणी वाला वैसा है। तो ये कहेगा 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और छपक श्रेणी अगर ज्यादा ही ताकतवर हुआ, पुरुषार्थी हुआ, तो वो छपक श्रेणी चढ़ता हुआ सीधा 10वें से 12वें और 12वें से आगे पहुंच जाएगा। अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो ये श्रेणी हो गया है। अब इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है? द्वितीयोपशम श्रेणी वाला, तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला केवल उपशम श्रेणी चढ़ेगा। छायक समय दृष्टि वाला 2 श्रेणी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। ठीक है, ऐसे अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पूछा कि छपक श्रेणी कौन चढ़ सकता है? छायक समय दृष्टि। मैंने पूछा उपशम श्रेणी कौन चढ़ सकता है? तो दोनों आंसर आएगा, द्वितीयोपशम समय दृष्टि या तो छायक समय दृष्टि। ठीक है, ऐसे आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अपन को बस वो जो अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक वो क्लियर होना चाहिए, कहीं से भी पूछ लीजिए, अभी पूरा नहीं हो, अभी नहीं पूछा क्वेश्चन। अब देखो, इन्होंने पूछा था कि यदि इनके बीच में मरण हो जाए तो क्या होगा, तो मरण का और देख लीजिए, मरण कहाँ पर होगा। ये जो छपक श्रेणी है इसमें तो वापिस उतरना होता नहीं है, इसमें हमेशा आगे आगे चढ़ना होगा, तो इन चारों में तो मरण का नाम ही नहीं है, इन चारों में मरण का नाम नहीं। हाँ, जो छपक श्रेणी चढ़ेगा उन छपक श्रेणी के गुण स्थानों में। ठीक है, अब बाकी रह गए ये उपशम वाले और ये उपशम वाले, उपशम श्रेणी वाले बाकी रह गए। इसमें मरण हो सकता है क्या? हाँ भैया, इसमें तो मरण हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? मरण हो सकता है। अब मरण कहाँ पर हो सकता है? 8वें में हो सकता है क्या? 9वें में हो सकता है क्या? 10वें में हो सकता है क्या? 11वें में हो सकता है क्या? सब में से एक ही सही है, बाकी 3 तो गलत है। चारों में ही मरण हो सकता है, चारों में ही मरण हो सकता है। कैसे? अरे बाद में बताना, पहले मेरी सुन लो। यहाँ पर 8वें में देखो कैसे मरण होगा। 8वें में वो उपशम श्रेणी से गया,
तो पहले समय में भी मरण हो सकता है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, कभी भी मरण हो सकता है। फिर वो कहाँ पर जाएगा? 8वें में मरण होगा तो वो सीधा 8वें से जाएगा चौथे में। यदि मान लो कि उसने 8वां पार करके 9वें में पहुंच गया और 9वें में मरण हो गया तो वो सीधा 9वें से जाएगा चौथे में। मान लीजिए 9वां पार करके भी वो 10वें में पहुंच गया, ठीक है, और 10वें में मरण हो गया तो वो कहाँ पे जाएगा? सीधा निकल के चौथे में। मान लीजिए वो 10वां पार करके भी 11वें में आ गया, 11वें में मरण हो गया तो यहाँ से भी पार करके वो सीधा चौथे में ही जाएगा। अरे यार पहले समझने की कोशिश किया, ठीक है, बात आ रही है समझ में? अभी और देखिए, फिर उसका शाही समुद्र से करेंगे। एक मिनट, ठीक है, अभी तो ये अभी जा रहे थे अपन, पर अपन कौन सी श्रेणी चढ़ रहे हैं? अपन श्रेणी चढ़ रहे हैं द्वितीय उपशम, मतलब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, और उपशम श्रेणी में अपन गए तो वापस लौट के आना पड़ेगा। मतलब इतनी मुश्किल से तो अपन 11वें में पहुंचे हैं मरण को हटा हटा के, ठीक है, राहुल मुझे हटा हटा के, है? जाओ तो बाहर, क्यों राहुल कॉपी कहाँ है? आपके पास तो अजब गजब रिद्धियां हैं यार, बंद कॉपी में लिख लेते हो और बिना पेन के भी, मतलब वही रिद्धि बोल रहा हूँ, पेन ऐसा रखा और अपने आप लिखा जाएगा, ऐसा नहीं करो राहुल। चलो देखो अब वो यहाँ पे 11वें गुण स्थान तक तो पहुंचा, पर उसको वापिस भी जाना है, तब मान लीजिए वो वापिस में भी 10वें में पहुंच गया और अब मरण हो गया तो अब वो यहाँ से सीधा पहुंचेगा चौथे में, ठीक है, 10वें से 9वें में पहुंच गया पर यहाँ पे मरण हो गया तो चौथे में। फिर वापस करते समय 8वें में पहुंचा, 8वें में मरण हो गया तो चौथे में, 8वें 7वें में पहुंचा, 7वें में मरण हो गया तो चौथे में, सब चौथे में पहुंचेगा। चौथे में भी हो रहा है तो चौथे में। हाँ चौथे में मरा था, चौथे में सही। अंतर्मुहूर्त, ये पूरा अंतर्मुहूर्त में काम है। अभी कोई प्रश्न नहीं पूछो, पहले जितना बताया ना उतना अच्छे से देख लो, ठीक है, अब पहले अच्छे से देख लो। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है कि मरण के बाद चौथे में पहुंचेगा कि मरण करते समय, तो मरण तो यहाँ पर हो ही गया है, पर अब जो वो विग्रह गति में जाएगा ना तो विग्रह गति के पहले समय में उसका चौथा गुण स्थान, और समय अब तो कोई सा भी हो सकता है, मतलब द्वितीय उपशम छोड़ के ऑप्शन में भी हो सकता है। यदि उसने छाई से किया हो तो छाई रहेगा, छाई से में छूट भी सकता है भाई साहब। हाँ फिर पट्टों का तुरंत ही जैसे जैसे होगा, कौन सा? जैसे कोई जीव की मृत्यु हो गई, जैसे हो गई, जैसे ऑप्शन उत्पन्न हुआ, जैसे जन्म हुआ, तभी 48 मिनट के लिए रहेगा। जरूरी नहीं है, अगर औपशमिक हुआ तो वो अंतर्मुहूर्त के लिए रहेगा, फिर छूट जाएगा, पर यदि छाई हुआ तो बना रहेगा, ठीक है। छायाक्षमिक ये वाला देख के बताऊंगा यार, यहाँ से निकलने के बाद अगर चौथे में पहुंचे तो छायाक्षमिक हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, वो मैं देख के बताता हूँ, है ना। अजंत के बाजू में क्या नाम है? सोहम, अच्छा एक सेकेंड ईयर में भी सोहम है, तो आप भी शाही हो गया। अरे उनसे पूछ लेता हूँ, बालिकाई, अच्छा हाँ बताओ। अभी मैंने आपसे बोला था आगे समझ में, आपने बोला आ गया, क्या समझ में आया? आपके पीछे अच्छा कौतुक को बहुत उत्साह आ रहा है कि ऐसे बैठे हुए मेरे को ना देखिए। बोलो कौतुक, क्या समझ में आया? क्या नाम है? आर्यन, हाँ आर्यन। आप बता रहे थे कि जो 11वें गुण स्थान से जो आदित्य खड़े हो जाओ, बार बार नहीं बुलवाया, आप सुनो वो क्या बोल। 11वें गुण स्थान से जो जीव का मरण होता है वो चौथे गुण स्थान
में आता है, और 10वें गुण स्थान में जैसे कमरण होता है वो चौथे में आता है, 9वीं में जो जीत का मरण होता है वो चौथे में आता है, 8वें भी 8वें चलो अभी एक पूरी बात और देखो, ठीक है बैठो। ये अपन ने देखा था यदि द्वितीयोपम समय दृष्टि वाला जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो ऐसा। अब मान लीजिए मैंने पूछा है छाई समय दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसके साथ भी ऐसी परिस्थिति बनेगी क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बनेगी, क्योंकि श्रेणी दो ही है, उसमें चाहे उपशम श्रेणी में औपशमिक समय दृष्टि चढ़े या छाई, उसमें उनकी परिस्थिति तो एक सी बनने वाली, कोई अंतर नहीं। बस अंतर इतना ही है कि जो चढ़ने वाला है एक ने पहले 7 को लिटा दिया है और एक ने 7 को बस दबाया। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ वर्तमान में कोई अंतर नहीं है, पूर्व का अंतर है। मैं पूछता हूँ हाँ बोलिए। तो मतलब 7वें 8वें 9वें 10वें कब होगी या फिर शुरुआत में होगी? वो ही मैं बोल रहा हूँ इकट्ठी की 21 प्रकृतियां नहीं होंगी, उसमें से कुछ होंगे। वो अपन आगे पढ़ेंगे ना तो आगे प्रश्नों में आएगा पूरा, अभी मैं इकट्ठा पूरा नहीं बता रहा हूँ, यानी और पूरा मिक्स हो जाएगा इसलिए। जरूरी नहीं है, उसने जैसा बंद किया दोबारा से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ होता है, तो वो तो जब छाई चल रहा है तो फिर उसी से चढ़ेगा ना, फिर उपशम क्यों छाई? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निखिल समझाएंगे क्या प्रश्न पूछा। अपना तो आपका प्रश्न भी सुनेंगे, दूसरे का तो सुनो। मतलब मैं सामूहिक में इसलिए प्रश्न कराता हूँ कि एक का समाधान करना है, वो तो मेरे से बाद में आगे ही पूछ लेते हैं। सचिन बोलना क्या प्रश्न पूछा? कपिल मतलब कि 7वें गुण स्थान के बाद श्रेणी चढ़ते हैं तो मतलब छपक श्रेणी में चढ़ा रहा है, उसी में चढ़ेगा, मतलब सब में क्यों आएगा? यही था प्रश्न। छाई सब में तो है, छाई श्रेणी चढ़ रहा है उसी में चढ़ेगा, फिर उपशम का चलो बढ़िया। नहीं वो नहीं है, आपने थोड़ा बहुत सुना था, आपने बाकी अपने मन से बोला। बैठो देखो यहाँ पे जो छाई का है इनका प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इनका प्रश्न ये है कि यदि कोई छाई समयदृष्टि जीव है, अब वो छाई समयदृष्टि जीव है तो वो छाई छपक श्रेणी चढ़े ना, वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ रहा है, यही है ना प्रश्न। तो बात आ गई समझ में? अब भी हाथ मैंने उत्तर दिया नहीं, फिर क्यों प्रश्न पूछ रहे हो यार? ये मेरे को बहाने नहीं दिया करो, ये बोला वो गलती है तो गलती माना करो अपनी। छाई समयदृष्टि जीव है तो वो छपा की श्रेणी चढ़े ना, उपशम श्रेणी क्यों चढ़ रहा है, तो इसी को बतलाने के लिए मैंने ये पूरा बताया था आपको कि छाई समयदृष्टि जीव ने तो केवल 7 प्रकृतियों का नाश किया है, पर श्रेणी चढ़ने में इन 7 का काम नहीं है, श्रेणी में है 21 का काम जो अब तक इसने नहीं किया है। बात आ रही समझ में? अब ये जो नया काम करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उपशम श्रेणी चढ़ेगा कि छपक श्रेणी चढ़ेगा। बात आ रही है सभी को समझ में? तो ये अब इन 21 प्रकृतियों को दबाएगा तो उपशम श्रेणी हो जाएगी, यदि इन 21 प्रकृतियों का नाश करेगा तो छपक श्रेणी। अब आपको बात समझ में आई मैं आपके प्रश्न क्यों लेता हूँ? ये भले ही मैं पहले बता चुका हूँ पर आपको समझ में नहीं आया, पर अब इन्होंने प्रश्न पूछा तो अब मुझे लगता है बहुतों को समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं सबके प्रश्न लेता हूँ। पर आप प्रश्न सुनते ही नहीं एक दूसरे के, ये हंसने वाली बातें नहीं है ना, हंसी में डालने वाली बात है। चलिए आगे। हाँ चौथा गुण स्थान कहाँ रहेगा, कौन सी गति में? वो अपन चौथे गुण स्थान में पढ़ा है। ऐसे नहीं देखो, हाथ खड़ा करो अपना। जैसे 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोग यानी संयोजन के सूक्ष्म लोग का भी अभाव हो जाता है, तो
तो 12वें गुण स्थान में फिर किसका अभाव होता है? चलो वही बाद में पढ़ेंगे। हाँ आप प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछने के लिए मना नहीं है, विषय संबंधित होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर आगे पढ़ेंगे तो मैं आगे छपक श्रेणी में। हाँ देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इन्होंने पूछा कि यदि इस छपक श्रेणी में मरण हो जाए तो यहाँ पे तो का प्रश्न है ही नहीं, अर्थात यहाँ पे मरण होगा ही नहीं, ये बताया था ना। क्योंकि इसमें तो अपन आगे बढ़ते ही जाएंगे, अब तो नाश करते हुए जा रहे हैं, मरण करके कहाँ पे जाएंगे? हमारे पास वो सत्ता ही नहीं बची तो क्या प्राप्त करेंगे? इसलिए हाथ खड़ा करके पूछो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले उससे रिलेटेड भी हो। हाँ वो अभी बाद में आएगा, पिछली बार आपने 30 मिनट बताई थी जो, वो भी अभी प्रश्न बाद में आएगा, वो प्रश्न के समय करेंगे। और चलो अपन वो प्रश्न और पढ़ लेते हैं दोबारा से, तो पूरा विषय अपना हो जाएगा। देखिए पेज नंबर बताइए। चलिए पूरा प्रकरण देख लेते हैं, पेज नंबर 35 निकाल लीजिए। क्या हो गया देखो, मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ता हूँ, आवाज कम करो यार इसकी। सही है क्या? चलो रहने दो, फिर रहने दो, मैं दो चलो। देखो प्रश्न नंबर है 29, श्रेणी चढ़ने का पात्र कौन होता है? देखिए सारे उत्तर इसमें आ गए जो अभी अपन ने समझा है। सातिशय अपरमत्त विरत नामक सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनिराज श्रेणी चढ़ने के पात्र होते हैं। ठीक है, ज्यादा अतिशय नहीं करो, अपनी बुक में देखो और नॉर्मल बन जाओ। दूसरा पॉइंट है इसमें, छायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम अथवा छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा आखिरी में, ठीक है, ये वाला एंगल। छायिक सम्यक दृष्टि अप्रमत्त मुनिराज उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों में से कोई सी भी चढ़ सकते हैं, परंतु द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि मात्र उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है। बात आ रही समझ में? इसलिए यहाँ पे जो प्रश्न लिखे हैं वो भले ही आपको याद ना हो, पर आपको पिक्चर याद है ना, तो आपको वहां पूरा प्रश्न याद आ जाएगा। और आगे देखो, श्रेणी किसे कहते हैं? तो चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना। क्या अनंतानुबंधी चतुष्क बिना? यहाँ पे अपन ने देखा था चारित्र मोहिनी की 25 है, 25 में से 4 का तो 6 कर दिया, बची कौन सी? 21। तो वो 21 प्रकृति अपन को यहाँ पर लेनी है। तो चारित्र मोहनीय की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना शेष 21 प्रकृतियों के उपशम व 6 में निमित्त। यदि उपशम करेंगे तो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, यदि 6 करेंगे तो छपक श्रेणी चढ़ सकते हैं। ठीक है, और उपशम कौन कौन कर सकता है? तो उपशम द्वितीयोपशम समय दृष्टि और छाय समय दृष्टि दोनों ही कर सकते हैं, पर 6 कौन कर सकता है? तो 6 केवल छाय समय दृष्टि कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? चलिए आगे देखिए। 6 में निमित्त होने वाले जीव के शुद्ध भावों अर्थात वृद्धिंगत वीतराग परिणामों को श्रेणी कहते हैं। यहाँ पे मुख्य इन्होंने परिणामों को रखा है, इसलिए आखिरी में इन्होंने वीतराग परिणामों को श्रेणी कहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले भी हैं। केवल पढ़ने वाले होते तो नहीं बताता। परिभाषाओं में आप दोनों चीज देखना, जो अभी परिभाषा पढ़ रहे हैं उसमें एक तो अपन कर्मों को कभी उस चीज को बताएंगे, मतलब ये कर्म ये कहलाते हैं। जैसे अभी अपन ने अवस्थाओं में पढ़ा था, तो जो कर्म बदलते नहीं हैं उनमें संक्रमण नहीं होता, जो बदलते हैं उसे हम संक्रमण कहते हैं। तो वहां पे कर्म मुख्य था, और यहाँ पर श्रेणी में यहाँ पे जीव के परिणाम मुख्य घटक हैं, पर होते दोनों ही चीजें। कर्णानियोग की दृष्टि से ऊपर बता दिया और ये नीचे बता। इसको अपन उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं? कि वृद्धिंगत वीतराग परिणामों के द्वारा जो चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी चतुष्क बिना जो शेष प्रकृतियों का हमने उपशम किया है, क्षय किया है, उसे हम श्रेणी कहते हैं। तो दोनों ही चीज अपन को ख्याल में होनी चाहिए। यदि बदलने तो कोई दिक्कत ना आए, अगर कहीं कहीं पे ऐसी दिक्कत आ रही तो वो भी अपन को ख्याल में रहे। देखिए आगे ये परिभाषा ली है गौमरसाल जीवकांड गाथा 47। प्रश्न नंबर 31, श्रेणी के कितने भेद हैं? क्लियर है, श्रेणी के 2 भेद हैं,
उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। बहुत बढ़िया। श्रेणी चढ़ने का क्या अर्थ है देखते हैं। सातवें गुणस्थान से आगे मुनिराज क्रम से शुद्ध भावों को अर्थात वीतरागता को बढ़ाते ही जाते हैं, इसी को श्रेणी चढ़ना कहते हैं। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पर आत्मा की मुख्यता कर रखी है, अब इसी में हम कर्मों की मुख्यता करते हैं, ठीक है। तो कर्मों की मुख्यता में ये हो जाएगा जो निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कर्मों का क्षय या उपशम करते जाते हैं, दोनों चीजें लेना, क्योंकि अपन कोई एक पर्टिकुलर श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्य श्रेणी की। तो कर्मों का क्षय करते जावे या उन चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं उनका क्रमशः क्षय करते हुए आगे बढ़ते जाएं, उन्हें श्रेणी जैसे 7वें के बाद 8वें में कहीं गया है जब उसका क्षय हो गया ऑप्शन, तो ये तो क्षय करते हैं। बहुत बढ़िया, ये बात दोबारा से। जैसे आपने अभी कहा कि क्षय करते जाएं या उपशम करते जाएं, तो जब वह 7वें से साथी से आपने से 8वें में गया तो उसने या तो 21 प्रकृतियों का क्षय किया या उपशम किया तभी भी गया, तो ये क्यों कहा कि करते जाएं? हाँ, यहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो 21 प्रकृति है ना, एकदम 8वें में आते ही साथ 21 की 21 प्रकृतियों को दबा दिया, सो ऐसा नहीं है। बात आ रही है समझ में? इन 21 प्रकृतियों का मतलब है 8वां 9वां 10वां 11वां, इन चारों गुण स्थानों में जितनी प्रकृतियों को अपन दबाएंगे उनकी टोटल संख्या है 21, ठीक है। इन 21 में से कुछ प्रकृतियों का 8वें में दबाएंगे, कुछ प्रकृतियों को 9वें में दबाएंगे। हाँ वो क्रमिक है, वो क्रमिक है। हाँ वो अपन आगे देखेंगे जब विषय आएगा ना, वो तब नहीं, एक साथ कोई सा नहीं करेगा, क्रमशः ही करेंगे। चलिए आगे देखिए। 7वें गुणस्थान से आगे वृद्धिंगत वितराग परिणामों की 2 श्रेणियां हैं, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। बुक में देखो, बुक में, क्योंकि मैं समझा चुका हूं पर मुझे एक एक शब्द से अपन कैसे अर्थ निकालते हैं वो बताना है, इसलिए मैं यहाँ से खुद पढ़ रहा हूँ। तो बुक में ही देखें आप, इधर उधर ना देखें। अगला प्रश्न है, उपशम श्रेणी किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं? तो बता सकता है कोई अपने शब्दों में, कोई भी? हाथ खड़ा। उपशम श्रेणी पूछा है, सम्यक नहीं पूछा है। बहुत बढ़िया, अच्छा हाथ खड़े हुए। पीछे हरी टी शर्ट एकाग्र। हाँ एकाग्र बताइए। चारित्र मोहिनी की जो 25 प्रकृतियां हैं, उनमें से अनंतानुबंधी की 4 छोड़ के 21 प्रकृतियां, उनका जो उपशम होते हुए जो वितरागता बढ़ेगी तो वो तो उपशम है। बहुत बढ़िया। और 8 9 10 11 बहुत बढ़िया, 8 9 10 11 इनके गुण हैं। तो अपन को ऐसा पूरा स्पष्ट बताना है, जब आपकी प्रतियोगिता होगी ना तो वहां पे आपको ऐसा स्पष्ट बताना है। यहाँ पे ये रटी हुई का नहीं रख रहे हैं, अपना समझना है, पर समझ में भी आपको वो भाषा आनी चाहिए। कि कई बार अपन वहाँ प्रवचन करने लगे, पता चला तो प्रवचन भी नहीं करना अपन को, कम शब्दों में पूरी परिभाषा को स्पष्ट बताना। तो वो कब होगा, पहले समझ लो, उसके बाद आप 2-3 बार इसी परिभाषा को पढ़ो तो आपको शब्द भी आ जाएंगे और समझ में तो आ ही रहा है। देखिए आगे, जिसमें चारित्र मोहनीय की उपशमना के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है उसे उपशम श्रेणी कहते हैं। 8वां 9वां 10वां और 11वां ये 4 गुणस्थान उपशम श्रेणी के हैं। छपक श्रेणी किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से गुणस्थान हैं? जिसमें चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों के क्षय के साथ वीतरागता बढ़ती जाती है उसे छपक श्रेणी कहते हैं। 8वां 9वां 10वां और 12वां ये 4 गुणस्थान छपक श्रेणी के हैं। हो गया विषय, समय भी हो गया। अच्छा चाय दूध है क्या? अच्छा आज में मुझे लगा 8 से 8:15 है, तो मैं देख नहीं पाया। सुन लिया है, एक बार मैं सुन लेता हूँ, मेरे कान इतने तो सही है अभी।